नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपने स्पिरिचुअल मिरर पर। और आज हम वास्तु शास्त्र के संबंध में पंडित श्री मधुकांत झा जी से बात करेंगे। पंडित श्री मधुकांत झा जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आइए हम इनसे पूछते हैं वास्तु शास्त्र के बारे में। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर बनाने के लिए जमीन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि वास्तु है क्या चीज़। वास्तु का मतलब हुआ जहाँ हम वास करें, वास का जमीन जहाँ घर बनाकर हम रहें और सुख शांति हमें मिले, ऐसे जगह को ही वास्तु के उपयुक्त माना जाता है। घर बनाने से पहले जमीन में क्या क्या कार्य करना चाहिए? वास्तु उपयुक्त हो, इसके लिए बहुत सारे विचार हमारे शास्त्रों में है, जिसमें बड़ा और नारद का जो विचार है वह विशेष रूप से हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में आता है। वास्तु अर्थात वास्तु का जो जमीन हो जहां हम घर बनावें, निवास करें, वह जमीन चौकोर होना चाहिए, अर्थात चारों कोनों से युक्त होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान हो या लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो, लेकिन चारों भुजा आमने सामने बराबर का हो। जैसे अगर किसी ज़मीन का पीछे का भाग 20 फीट है तो आगे 20 फीट हो या उससे थोड़ा कम हो तो वह अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए कि वास्तु में ज़मीन के मुख का विचार होता है। ज़मीन में वास्तु का गुण कितना संपन्न है, तो पीछे भाग अधिक रहने से और सामने भाग जिसको हम फ्रंट कहते हैं वह कम हो, तो उस वास्तु के उपयुक्त ज़मीन को गौमुखी कहा जाता है, अर्थात गाय के मुख के समान, जिसमें वास करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सुख शांति प्राप्त होता है। और वही ज़मीन अगर पीछे कम हो चौड़ा और आगे लंबा ज़्यादा हो तो उसे बागमुखी कहते हैं, और जिसमें कभी मनुष्य को शांति मिलना संभव नहीं होता है। इसीलिए वास्तु के विचार करने के लिए, और वास्तु का मतलब एक और अर्थ यहाँ पर है कि अगर हम ज़मीन को, जो भी ज़मीन का है, जैसे हम लोग शहरी जीवन में रह रहे हैं, शहरी जीवन में एक समान ज़मीन का मिलना कभी कभी असंभव सा लगता है, तो कम से कम जब हम घर बनावें तो घर का ज़मीन का लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अगर कुछ हमको छोड़ करके भी बनाना पड़े घर, तो यह हमेशा रखें कि हमारा घर चारों कोनों से युक्त हो। और घर बनाने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो भी बता दीजिए। और घर बनाने से पहले सबसे बड़ी बात है ज़मीन सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़मीन के भीतर में अनेक प्रकार का शल्य, जिसको हम कहते हैं हड्डी, ऐसे प्रचलित भाषा में कहें, संस्कृत में उसे शल्य कहा गया है। तो ज़मीन में शल्य ना हो, ज़मीन का दिशा सही हो, ज़मीन में ऊंचाई नीचाई का हो, क्योंकि जैसे गज पृष्ठ, कूर्म पृष्ठ, नाग पृष्ठ, ये सब ज़मीन के अलग अलग भाग हैं और इनका अलग अलग वर्णन है। जैसे गज पृष्ठ है, अर्थात गज माने हुआ हाथी, हाथी का मतलब हुआ निचला भाग ऊंचा, दोनों भाग डाउन हो, नीचे हो, तो गज पृष्ठ कहते हैं। वो गज पृष्ठ वास के लिए उत्तम माना गया है। कूर्म पृष्ठ माना कछुआ, वह भी हाथी के समान ही होता है, लेकिन कछुआ का चारों दिशा चारों तरफ डाउन होता है, बीच में ऊंचा होता है। इस तरह का भी जमीन वास्तु के लिए उपयुक्त होता है। और ज़मीन को उसमें पहले यह देखना चाहिए कि हम जिस ज़मीन में अपना घर बना रहे हैं वह वास्तु के उपयुक्त है या नहीं। लेकिन एक नीति का है कि सर्वत्र वसुधा पुण्या, पृथ्वी जो है हम हर समय वह सही है, वह हमेशा ही उपयुक्त है, लेकिन हम जब अब उसमें घर बनावें तो हमारे लिए यह ज़मीन उपयुक्त है या नहीं, इसमें अगर कोई दोष है तो उसका निवारण कैसे होगा, इसके ऊपर विचार करना आवश्यक होता है। सर्वत्र वसुधा पुण्या, इसका मतलब ही हुआ कि वसुधा पृथ्वी जो है सब जगह ठीक है, वह हमारी माँ के समान है, लेकिन हमारे वास करने समय में वह उसका क्या हिसाब है, वह हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। मुख्य रूप से मकान में पूजा का घर किस तरफ होना चाहिए? ऐसे वास्तु में कहा गया है कि ज़मीन जो वास्तु का जहाँ हम घर बनाने जा रहे हैं, उस ज़मीन के को पूरे को 10 भाग में बांटें। 10 भाग में बांटने के बाद
जो पूजा का घर हो, पूजा का घर ईशान कोण अर्थात पूरब उत्तर के कोने में देवता का कोण माना गया है, देवगृह कहते हैं जिसको। तो देवगृह हमेशा पूरब उत्तर के कोने में होना बहुत ही कल्याणकारी होता है, क्योंकि वह नाम ही है देवकोण अर्थात जहाँ पर देवताओं का निवास होता है। ऐसे बहुत जगह देखा जाता है कि लोग पूरब उत्तर के कोना में ईशान कोण जिसको कहते हैं उसमें न बनाकर कहीं और रखते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पूजा का दो ही विशेष रूप से दिशा निर्धारण किया गया है, पूरब और उत्तर। तो ईशान कोण में अगर हम देवगृह बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं, तो उसमें हम पूरब मुंह से भी पूजा कर सकते हैं, और अगर पूरब में कोई असुविधा है तो हम उत्तर मुंह होकर के भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में हम हिंदुओं के लिए पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा को पूजा से वर्जित रखा गया है, इसीलिए देवकोण में ही मंदिर का निर्माण हो और पूरब या उत्तर दिशा से ही पूजा किया जाए, यह व्यवस्था रखना चाहिए। एक चीज़ और सोचने की बात है कि भगवान का निवास सब जगह है, कोई भी जगह नहीं है जो भगवान से परे है, लेकिन हमारे पूजा का स्थल हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर पूजा का स्थल सही है तो हमारी वृद्धि होगी, हमारा सुख शांति हमको प्राप्त होगा। तो कभी भी यह हमेशा याद रखना चाहिए कि देवकोण में ही पूजा घर हो, और पूजा करने के लिए पूरब दिशा प्रमुख है। देवता हर जगह विद्यमान है, अर्थात हम जहाँ कहीं भी रहें देवता हर जगह हैं, लेकिन हमारे अपने पूजा का जो विधि विधान है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, उसी हिसाब से पूजा का घर बनाना सबसे उत्तम होता है। लेटरिन, बाथरूम एवं किचन ये किस तरफ होना चाहिए घर में? वास्तुशास्त्र में देवघर, भंडार गृह, रसोई घर और पैखाना, पेशाब इत्यादि का शौचालय इसका निर्णय किया गया है। जैसे मैंने कहा कि देवकोण हुआ ईशान कोण, इसमें पूजा का घर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पश्चिम और उत्तर का जो कोना है, जिसके वायव्य कोण भी कहते हैं और उसे भंडार कोण भी कहा जाता है। तो भंडार कोण का मतलब हुआ लक्ष्मी का घर। इधर इसमें हमेशा अच्छे अच्छे वस्तुओं को रखा जा सकता है, या उसमें पढ़ाई लिखाई का घर भी बनाया जा सकता है, जिससे कि बच्चों को विद्या की वृद्धि हो और सही अध्ययन हो सके। इसके बाद पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है, पश्चिम दक्षिण के कोने में उसमें भी जैसे पहले कहा कि ज़मीन को 10 भाग करना चाहिए, तो 10 भाग में दक्षिण से एक भाग को छोड़कर दूसरा भाग जो होगा उसमें पैखाना, पेशाब, शौचालय बनाना सबसे उत्तम होता है। और उसी प्रकार से अग्निकोण माने आग का घर, तो जो कोण आग का है अर्थात दक्षिण और पूरब का कोण अग्निकोण होता है, इस अग्निकोण में रसोई घर सबसे उत्तम माना गया है। अगर जगह की कोई कमी हो तो उस जगह पर में थोड़ा आगे पीछे करके बनाया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा रसोई घर दक्षिण पश्चिम की ओर हो, तो उससे सुख शांति मिलती है। बिजली से संबंधित उपकरण जैसे कि मीटर, मोटर, ये सभी कहाँ होने, किस तरफ होने चाहिए? अग्निकोण में ही बिजली से संबंधित, या हम उससे कहें आग से संबंधित। जैसे मीटर भी अग्निकोण में अगर रखा जाए, पूरब दक्षिण के कोने से थोड़ा आगे पीछे करके रखा जाए, तो यह सबसे उत्तम होता है। ऐसे आवश्यकता अनुसार उसको अलग भी रखा जाता है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, इस सबों को भी दक्षिण पूरब के कोने के तरफ में अगर रखा जाए तो वह बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही उसका भविष्य अच्छा होता है। और जल से संबंधित जैसे कुआं, ट्यूबवेल, बोरिंग, ये सभी कहाँ रहना चाहिए? बोरिंग, ट्यूबवेल इत्यादि जो है अर्थात पानी का स्रोत, जिसको जल का स्रोत कहते हैं, जल का स्रोत 10 भाग में पूरब के दिशा से दक्षिण से 2 भाग छोड़कर बाकी 3 भाग जो होगा उसमें जल का स्रोत अर्थात कुआं, ट्यूबवेल, बोरिंग इत्यादि का निरूपण सबसे अच्छा होता है। घर के मुखिया का बेडरूम किस तरफ होना चाहिए? वास्तुशास्त्र में घर के मुखिया के लिए भी जगह का या रूम का निरूपण किया गया है। दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, नैऋत्य कोण जिसको हम कहते हैं, तो नैऋत्य कोण में मुखिया का घर सबसे अच्छा होता है। इसको वास्तुशास्त्र में मास्टर रूम भी कहा गया है। तो मास्टर रूम में मतलब दक्षिण पश्चिम में मुखिया का घर होना सबसे उत्तम होता है।
शिक्षा ग्रहण के लिए स्टडी रूम बनाना चाहें तो वो किस तरफ होना चाहिए? ईशान कोण देव कोण के बगल में भी स्टडी रूम हो सकता है, भंडार कोण के साइड में भी हो सकता है, और पश्चिम दिशा में या स्टडी रूम माने अध्ययन कक्ष होना सबसे उत्तम माना गया है। घर का फ्रंट मतलब घर का जो सामने का हिस्सा होता है वो किस तरफ सबसे उत्तम होगा? घर का फ्रंट साइड यहाँ शहर में सबसे बड़ी बात है कि प्रधानतः रोड को देख करके घर के फ्रंट का निरूपण होता है। हो सकता है कि घर हम जहाँ पर हम घर बना रहे हैं उसके दक्षिण दिशा में रोड है तो दक्षिण दिशा में ही फ्रंट करना होगा, लेकिन ऐसी जगह पर में दक्षिण से प्रवेश कर पूरब की ओर जाकर और अगर फिर घर में प्रवेश किया जाए तो अति उत्तम होता है। उस समय में दक्षिण दिशा का यह दोष कम हो जाता है। ऐसे पूरब दिशा और उत्तर दिशा सबसे उत्तम माना गया है, पश्चिम दिशा इसके बाद, लेकिन दक्षिण दिशा को यम द्वार कहा गया है, अर्थात यम का दरवाज़ा दक्षिण की ओर होता है। इसीलिए यमलोक के आधार पर दक्षिण दिशा का जो फ्रंट होता है वह कमज़ोर होता है। लेकिन शहरी जीवन में ज़मीन का भूभाग को देखकर और सड़क सुविधा इत्यादि को देखकर जिधर घर बने लेकिन वास्तु के दोष को शांत करने का उपाय कर उसमें घर बनाने में कोई असुविधा नहीं होती है। वास्तु शास्त्र का कुछ साधारण उपाय बताइए जिससे हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं वो लोग ये साधारण उपाय करके घर में शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। घर बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में महीने का भी निर्णय किया गया है, नक्षत्र का है, तिथि का निर्णय है। जैसे रिक्ता तिथि जो चौथ, चतुर्दशी, नवमी, ये इसको रिक्ता तिथि कहा गया है। रिक्ता का मतलब होता है रिक्त मन खाली, अर्थात रिक्ता तिथि में किसी भी शुभ काम को वर्जित किया गया है। इसके बाद इस पर बहुत सारे विचार हैं। जो घर बनाने वाला है उसका नाम, जगह का नाम, दिशा का नाम, इसके ऊपर में विचार किया जाता है कि इस बास में उसके लिए कौन सा ज़मीन, कौन सा जगह, कब शुभ मुहूर्त होगा, उसके विचार से अगर घर बनाया जाए तो अति उत्तम होता है। और एक और बात कह दूं कि शास्त्र में राहु काल को वर्जित किया गया है। राहु काल का ऐसे चलती भाषा में हम लोग काल का मुख भी कहते हैं, तो वह काल मन क्या है? राहु है। तो राहु का मुख में जब हो जिस दिशा में, उस दिशा में घर बनाना या उस दिशा में उस समय में घर का निर्माण करना, प्रवेश करना, इसको वर्जित किया गया है। चारों दिशाओं में राहु 3-3 महीने का उसका वास होता है। जैसे अगहन, पूस, माघ पूर्व दिशा में राहु रहता है, फागुन, चैत, बैसाख इसमें दक्षिण दिशा में रहता है, जेठ, आषाढ़, सावन इसमें पश्चिम दिशा में रहता है, भादो, आश्विन, कार्तिक उत्तर दिशा में रहता है राहु। तो राहु का मुख बाद देकर, अर्थात राहु के मुख के सामने कभी घर में बनाना या घर में प्रवेश करना शुभ कारक नहीं होता है। इसलिए जब घर बनाने का विचार हो तो राहु काल को अवश्य वर्जित करें और कहीं भी सुख शांति के लिए घर में निवास करने की कामना से हर समय उपयुक्त समय को देखकर अगर गृह प्रवेश किया जाए, वास्तु के हिसाब से घर में जल का स्रोत, देवस्थान, भंडार गृह, मालिक का घर, ये सब उपयुक्त जगह पर ठीक ढंग से है तो उस घर में अधिक दिनों तक, चिरकाल तक वास होता है और जो निवास करता है उसे सुख शांति भी प्राप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें वास्तुशास्त्र के बारे में इतनी जानकारियाँ दी। आज समय के अभाव में हम लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को वास्तुशास्त्र की जानकारियाँ दी। तो वास्तुशास्त्र इतने भर से ही खत्म नहीं हो जाता है। वास्तुशास्त्र बहुत बृहद है, बृहद शास्त्र है। तो आप लोगों को अगर कोई शंका हो या कि कोई अपनी समस्या या आपको कुछ और पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना प्रश्न पूछें और हम आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। पंडित श्री मधुकांत झा जी के व्यस्त पर भी आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ चर्चा की है और वास्तु से संबंधित सवालों का जवाब दिया है। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, हम जानते हैं इससे आप लोगों के संपूर्ण समस्या का निदान तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कुछ न कुछ निदान आप लोगों का जरूर आया होगा। हम फिर एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सारी समस्याओं का निदान करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। वास्तु से संबंधित और भी बारीक और महत्वपूर्ण चीज़ों पे
चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे इस पेज स्पिरिचुअल मिरर को आप लोग लाइक और फॉलो जरूर करें, और हमारा स्पिरिचुअल मिरर के नाम से ही एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।